वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आप देख सकते हैं कि कैसे इस्लामाबाद को सजाया गया है, चूँकि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान काउंसिल के इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इस इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे, जबकि ईरान के नायब सदर और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म बतौर मुबस्सिर और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी मेहमान होंगे। शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद नाज़रीन 2001 में चीन और रूस ने रखी थी, जिसके अरकान में अब जो है कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान भी शामिल हैं। ये तंजीम दुनिया की कुल आबादी के 40% का एक फोरम है। इस इजलास की ख़ास बात यह है कि इसमें इंडियन वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर जो है वो भी शरीक हो रहे हैं। ये 2015 के बाद किसी इंडियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का पहला दौरा है। याद रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात 2019 से मुअत्तल हैं, जब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए 11 इंडियन सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान आ पहुँचे हैं। इनमें से एक है मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त साहिबा, जिनकी हाल ही में और आज ही मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और उन्होंने एक अहम बयान दिया है वज़ीर आज़म, इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी के लिए। वो क्या है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। बरखा साहिबा, पहले वेलकम टू पाकिस्तान। आपकी हाल ही में मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। आपने मोजो स्टोरी के ऊपर बताया कि क्या आपने उनके साथ बात की, मगर वो तो अंग्रेज़ी ऑडियंस के लिए थी, तो उर्दू वाले जो ऑडियंस है वो भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार मियां साहब ने क्या कहा है। तो सबसे पहले तो मियां साहब ने ऑन रिकॉर्ड बात की है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये ऑन रिकॉर्ड था कि ऑफ रिकॉर्ड था। तो उन्होंने ऑन कैमरा नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा मैं जो भी कह रहा हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और आप बेशक मुझे कोट करके इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये तो मैं एक बात साफ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बहुत लंबी बात नहीं की ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये जो SCO समिट है, इसमें दोनों ही मुल्कों ने कहा है कि नीदर साइड हैज आस्क्ड फॉर अ बायलैटरल, किसी भी देश ने बायलैटरल डायलॉग की मांग नहीं की, रिक्वेस्ट नहीं की। हाँ, कि मतलब बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको एक ग्रुप ऑफ नेशंस जैसा फोरम ही रखा है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर आपकी क्या उम्मीद है? तो उन्होंने कहा देखिए, मैं तो जी शुरू से ही इसके पक्ष में रहा हूँ, इसके फेवर में रहा हूँ कि हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो, बेहतरीन हो, और मैं तो ये शुरू से कहते आया हूँ। तो मैंने कहा अब आपको क्या लगता है? तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ही यूज़ द वर्ड इन इंग्लिश, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग। उन्होंने कहा ये बहुत ग्रेट चीज़ होती अगर प्रधानमंत्री मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आए होते। अच्छा। सिर्फ मतलब उनका कहने का मतलब था कि जयशंकर आ रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन अगर मोदी जी भी आए होते तो उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा इट वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ, मैं थोड़ा इंग्लिश से ट्रांसलेट कर रही हूँ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, कि जल्दी ही, ये नहीं कि बहुत दूर, इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर एक और अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम, उन्होंने ये नहीं कहा आए, उन्होंने कहा वी एंड हिम, क्योंकि आई थिंक ही वाज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि उनका एक फॉर्मल रोल यहाँ गवर्नमेंट में नहीं है। तो उन्होंने कहा वी एंड हिम कैन सिट एंड टॉक अबाउट आवर रिलेशनशिप। तो मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मुझे ये भी याद आया कि काफ़ी महीनों से मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पिछले सालों में जो गलतियां हुई हैं, उनके मुताबिक जो गलतियां हुई हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कि मैंने आपका बयान पढ़ा था कि कैसे आपने मई में बोला कि लाहौर डिक्लेरेशन वायलेट हुई और वो उसमें आपने कहा पाकिस्तान की गलती है। उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा, और मैं बड़ा प्लेन स्पोकन हूँ, मेरे माइंड में जो है मैं तो कहता हूँ। अच्छा। तो उसकी भी थोड़ी सी बात हुई कि भाई कैसे वो इस तरह की टेस्टिमनीज देते आए। सो दिस इज़ द बिग हेडलाइन फ्रॉम व्हाट ही सेड। नहीं, ये बहुत बड़ी हेडलाइन है, मगर मुझे ये बताइए कि सबसे पहले ये सवाल किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं आए? देखिए, फर्स्टली आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिस्टर जयशंकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जब कहा जाता है दैट ही इज़ रिप्रेजेंटिंग मिस्टर मोदी, तो यू शुड बिलीव दैट, कि मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट बीन टेकन, क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट्स का था ना SCO। हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि बाकी देशों में भी कई सारे हेड्स ऑफ स्टेट
नहीं आए. So I mean, one, I would say that there could be other commitments, but secondly, हम जानते हैं, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैव नॉट बीन इन देयर बेस्ट फेज़. हमारे एक दूसरे के देशों में हाई कमिश्नर्स नहीं हैं, हमारी ट्रेड एक तरह से ठप बैठी है. मैं अटारी वाघा से चल के आई, एक ज़माना होता था, आपने भी वो बॉर्डर क्रॉस किया है, 500 ट्रकें चलती थी, एंड टुडे देयर इज़ हार्डली एनीथिंग. तो वी नो कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो उस हालात में नहीं हैं दैट इट इज़ अ प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग. वो तो फिर किसी और ही लेवल का एक्सपेक्टेशन हो जाता. लेकिन वाइल मैं इसको थॉ नहीं कहूँगी, मैं इतना कहूँगी कि ये बिजनेस एज यूजुअल भी नहीं है. कुछ इसमें रिकन्सिडरेशन, रिकैलिब्रेशन ऑफिशियली कोई नहीं कह रहा, ना पाकिस्तान कह रहा है ना भारत कह रही है. और पर मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज़ है कि जयशंकर खुद आ रहे हैं. और ये बताइए कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने आज आपको बयान दिया, बहुत बड़ा बयान है, उन्होंने एक तरीके से ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है वज़ीर आज़म मोदी को. वज़ीर आज़म मोदी इसको कैसे लेंगे? क्या इससे नरम होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ? मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी का थर्ड टर्म की एक तरह से फॉर्मेलिटी अनाउंस हुई कि ही इज़ गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड टर्म, तो जो एक्स है जिसको ट्विटर कहा जाता था, उस पर भी मियां नवाज शरीफ ने बड़ी वार्म ग्रीटिंग्स दी मोदी जी को. और मोदी जी ने बड़ी पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो लोगों की सेफ्टी है वो हमारी बड़ी प्रायोरिटी है. स्नब भी किया, उसको देखा गया एज अ स्नब. मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्नब किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, उसमें भारत के पर्सपेक्टिव से एज एन इंडियन क्लियरली द एल्यूजन वाज द कंसर्न्स अबाउट टेररिज्म. और मुझे लगता है कि जयशंकर भी जब अपनी स्पीच में यहाँ वो रेस करेंगे. आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल बी सरप्राइज टू हियर दैट. इंडियाज़ पोजिशन एंड इंडियाज़ कंसर्न्स ऑन दिस आर वेल नोन. लेकिन जो सबसे इससे बड़ा सवाल है मुनीज़े, वो ये सवाल है कि मियां नवाज शरीफ जब ये ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं तो उनके पास कितनी स्पेस है इसको आगे ले जाने के लिए. ये एक बड़ा सवाल है, राइट. और ये इंडिया में बहुत से लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ सर्व कर चुके हैं, वो ये सवाल बोलते हैं, कहते हैं तो के इसको देखेंगे. मतलब उनको लगता है कि आई थिंक देयर इज़ अ बिलीफ. जैसे कि मियां नवाज शरीफ ने जब बोला कि लाहौर डिक्लेरेशन वायलेट हुआ, तो भारत का क्या रिस्पॉन्स, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया? इंडिया का रिस्पॉन्स आया कि एक ऑब्जेक्टिव व्यू डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में. लेकिन क्या वो ऑब्जेक्टिव व्यू सिर्फ मियां नवाज शरीफ का है कि बाकी लोग भी उस तरह से सोचते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट में हैं? ये एक बड़ा सवाल है. मुझे लगता है पाकिस्तान में भी इसका क्लियर जवाब अभी है नहीं. सो आई थिंक देयर इज़ दैट क्वेश्चन दैट मियां नवाज शरीफ हैज़ ऑलवेज बीन सीन टू बी समबडी, बहुत बारी वो बोल चुके हैं अबाउट better relations with India, but is he being backed in that effort or is he alone in that effort? ये मेरा सवाल. ये वाकई में बहुत ही अहम सवाल है. वेल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस इंटरव्यू. मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ भी थी. बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये इंटरव्यू दिया. थैंक यू सो मच. आप सुन रहे थे भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की बात. और अब हम वक्फा लेते हैं. वक्फे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के इर्द गिर्द जो सियासत घूम रही है वो कहाँ तक पहुँची है और जो सियासी इख्तिलाफ राय है वो क्या है. वेलकम बैक नाजरीन. अब आईनी तरमीम का पैकेज आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और बिल आखिर हुकूमत ने भी आईनी तरमीम का अपना मसवदा बाकी जमातों के साथ शेयर कर लिया है. इससे कबल JUIFA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने मसवदा पार्लियामान की खसूसी कमेटी में पेश कर दिया था. हुकूमती मसवदे के मंजर आम पर आने के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान के सख्त मौक़िफ़ में भी कुछ लचक आई है. आपको दिखाते हैं. जो मसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है. और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह. मैं कराची में कल बिलावल भुट्टो साहब से मिलूँगा
और फिर यहाँ से मैं सीधा लाहौर जाऊँगा, मैं नवाज शरीफ साहब से भी मिलूँगा वहाँ पे, फिर मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तो वहाँ पर PTI के साथ उनकी क़यादत जो मौजूद है उनसे बात करूँगा और इस तरीके से एक इत्तिफाक राय पैदा करने की एक कोशिश है ताकि मुल्क में कोई एक आइन की तरमीम की वजह से कोई हंगामाराई ना हो। नाज़रीन, अगर तीनों मुसव्वदों का जायजा लिया जाए तो हुकूमत, पीपल्स पार्टी और JUIF के ड्राफ्ट्स में काफ़ी फ़र्क है। JUIF सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आइनी बेंच तश्कील देना चाहती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक नई आइनी अदालत कायम करना चाहती है जिसमें जजेस की तकर्री जो है वो पार्लिमान का ज़्यादा उसमें किरदार होगा, जबकि JUIF जजेस की तैनाती में जुडिशल कमीशन के साथ साथ पार्लिमानी कमेटी को भी दोबारा बाइख्तियार बनाना चाहती है। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक आइनी कोर्ट्स के पहले चीफ जस्टिस की तैनाती सदर पाकिस्तान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस में से करेंगे, यानी कि सीनियरिटी का असूल जिस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और सदर को तैनाती का इख्तियार होगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट की बात की जाए तो इसमें सूबाई सतह पर भी आइनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी गई है और वफाकी आइनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी देने की तजवीज़ पेश की गई है। JUIF के ड्राफ्ट में ये तजवीज़ भी दिया गया है कि हुकूमत 2028 तक सूद का खात्मा करे और तमाम बिल्स को नज़रसानी के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेजा जाए और वफाकी शरई अदालत को मज़ीद इख्तियारात भी दिए जाएं। इसके अलावा JUIF के ड्राफ्ट में मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की तकर्री, दोबारा तकर्री और हटाने से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली के लिए पार्लिमानी मंजूरी को लाजमी करार देने की तजवीज़ भी दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या मौलाना आइनी अदालत पर रजामंद हो जाएंगे या हुकूमत आइनी बेंच का मुतालबा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का मान जाएगी और आइनी तरमीम कब तक जो है वो पेश हो सकेगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं, JUIF के सीनियर वकील हैं और JUIF के लीगल हैं। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज मौलाना साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि जो मुसव्वदे शेयर किए गए हैं हम आहंगी से हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे। आपका जो बुनियादी फ़र्क है बाकी मुसव्वदों से वो ये है कि आप चाहते हैं आइनी बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, बाकी जो है वो ये कह रहे हैं कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए। तो क्या आपका मुतालबा कि एक आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तश्कील दिया जाए वो कबूल हो चुका? देखिए, बुनियादी तौर पे ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ात खुद और हाई कोर्ट्स भी ये दस्तूरी अदालतें हैं, दस्तूर ने इनको जो ना रिकग्नाइज किया हुआ है, दस्तूरी काम भी करती हैं और ये जो काम जिसका मुतालबा किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी से की तरफ से वो इवन जो है ना उसको रेगुलेट किया जा सकता है चीफ जस्टिस की सतह पर, मगर स्टिल अगर इसको प्रोटेक्शन देना चाहे बेंचेस की शक्ल में कोई स्पेशल बेंच बना दिया जाए बजाय के कोर्ट बनाई जाए 150 केसेस के लिए और उसके लिए सेटअप, उसके लिए बिल्डिंग इस गरीब कौम की, तो फिर जो ना 150-200 केसों को बड़ी आसानी से एडजस्ट इस तरह से भी किया जा सकता है कि उसके लिए एक सीनियर बेंच बना दें। ये आइडिया हमारा था। एक आइडिया और भी है कि जी इसको जो ना हर सूबे की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो हर सूबे का एक सीनियर जो ना वो सुप्रीम कोर्ट का जज उसका मेंबर बन जाए, ये भी हो सकता है। कुछ जजों की तादाद बढ़ा ली जाए, ये भी हो सकता है, मगर उसी डोमेन में जी। मगर हुकूमत वक्त इस वक्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इसी पे जोर दे रहे हैं कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से होना चाहिए, उसकी तैनाती पे बाद में आएंगे। मगर क्या इस बुनियादी फ़र्क के अंदर कोई लचक आया है जो आप लोगों की पोजीशंस रही हैं, एक कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, एक कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, जिस तरह आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, विद इन दैट कोर्ट, विद इन द सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ। तो इन दो पोजीशंस में भी इनका कॉन्सेप्ट था, हम सूबों में भी इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि सूबों में भी हाई कोर्ट्स के अंदर जो है एक आध बेंच बना लें, एक से ज्यादा बेंच कर लें, एक बेंच कर लें, जहाँ पे एक की जरूरत है एक कर लें, दो की जरूरत है दो कर लें, तो वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लें और उसकी फिर अगर कोई फर्ज कर लीजिए अपील है या कोई पिटीशन है
तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब जाए तो उसको उसका बेंच, वो स्पेशल बेंच जो है ना वो सुन ले इस मामले। तो फिर आपकी जो भी प्रोविंशियल जो आप प्रपोज कर रहे हैं कि जो भी प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो मामलात को सुनेगा, फिर एक राइट ऑफ अपील उनको मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, यही कह रहे हैं आप? राइट ऑफ अपील हो, राइट ऑफ पिटिशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे अलग से चला जाए। अगर फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से रिलेट करता है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है तो देन जो है ना उसको जो है वो किया जा सकता है कि चलें जी वहाँ लोड कम करके देखते हैं। मगर साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जब ये जजेस फारिग हों, जब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क ना हो, तो वो एक्ट करें एज ए जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और अपना रेगुलर काम भी करें। राइट मगर आपकी जो पोजीशन है और जो हुकूमत वक्त की पोजीशन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं आपसे दूसरी दफ़ा ये सवाल कर रही हूँ, उसमें ख़ासा फ़र्क है। तो अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब को मिलूँगा, मैं बिलावल भुट्टो साहब को मिलूँगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम करीब आ गए हैं टू अ सर्टन डिसीजन कि हमने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया है, वो क्या रास्ता होगा? देखिए रास्ता तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है मौलाना की स्टेटमेंट से जो मैं समझ पाया हूँ कि वो रास्ता जो है ना वही होगा जो हम सजेस्ट कर रहे हैं। उसके नज़दीक शायद दूसरी पार्टियां आ जाएं। आपका तो बराह रास्त रसाई है मौलाना तक, और बाकी पार्टियों से भी आप बातचीत करते रहे, आप मेन आर्किटेक्ट हैं अपने मुसवदे के, तो कुछ तो आपको आइडिया होगा, हमें कोई खबर ही दे जाएं कि क्या होने जा रहा है, कहाँ आप बीच में कहाँ मिलने जा रहे हैं? सबसे पहले आपको दे दूंगा, आपको पता है आप मेरी भांजी हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मगर इस वक्त फिर आपको ये नहीं मालूम कि एग्जैक्टली आप लोग मिलेंगे किस पॉइंट पे जाके? कल हमने रखी है, मीटिंग रखी है, कल शायद कोई खाना वाना भी खिलाएं बिलावल साहब। तो मुझे भी कराची बुला लिया गया है और उसके बाद दिन जो ना हम ट्रेवल करेंगे लाहौर के लिए और एक दिन वहाँ गुजार किया और फिर दिन जो ना इस्लामाबाद। तो मेरा ख्याल है कि 17 से पहले हम आपको नताइज देंगे, अल्लाह पाक ने किया था। तो आपको लगता है कि 17 से पहले आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आप लोग पास कर सकेंगे कौमी असेंबली से और सेनेट से? पास नहीं होगा। हम कोई सेटलमेंट के नज़दीक पहुंचे होंगे। और फिर आप ये भी जहन में रखिए कि पीटीआई को भी जो है इत्मीनान में लेना है। हमारा जो इस पूरे जो है ना जितनी एक्सरसाइज है इसका मेन जो है जो थीम ये है कि तमाम पार्टियां जो है ना ऑन बोर्ड हों, सबको इंगेज करना है। और उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है ना वो पीटीआई खुद है और उसकी खासी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है और उसको इग्नोर करके हम किसी चीज को डिस्प्यूट नहीं बनाना। मगर उन्होंने तो जी मुस्तरद कर दिया है ना इस बिल को। उन्होंने कहा है कि ये जो पार्लियामेंट है ये जाली है, हम इस बिल को मानते ही नहीं क्योंकि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। मेरी 2 लोगों से वहाँ पे बात हुई है, दोनों बहुत अहम है। गौर खान से मेरी बात हुई है और अपना आज हामिद खान साहब का मैसेज जो है ना वो मुझे आया है। तो ड्राफ्ट हमने शेयर किया था मेरा उनके साथ। तो मेरा ख्याल है जो मेरी समझ के मुताबिक जितना मैं समझ सकता हूँ किसी मैसेज की ज़ुबान को, तो उसमें मेरा ख्याल है कि उनका भी जो ना हमारे मुसवदे के हवाले से खासा पॉजिटिव जवाब था। अच्छा, आपके मुसवदे के हवाले से आप ये कुछ बताइएगा कि मौलाना के दिमाग में भी कोई रेड लाइंस होंगी, आपकी पार्टी के दिमाग में रेड लाइंस होंगी कि अगर ये चीज़ नहीं मानी गई तो हम मुसवदे पे दस्तखत ही नहीं करेंगे। वो क्या ऐसा नुक्ता है, अमेंडमेंट है जिसके इस प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपने पेश की है जिसके ऊपर आप कोई भी लचक का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे? जिसका नतीजा किसी को ले जाने या किसी को लाने की सूरत में निकले और वो असूल के मुनाफी हो, उसके लिए हम आमादा नहीं होंगे। अब मेरा ख्याल है बिटवीन दी लाइंस जो ना ये बात क्लियर होगी। यानी कि आप सेपरेट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने पे आमादा, जिसके नतीजे में कोई आउट हो जाए, कोई इन हो जाए। अच्छा, उसके लिए एक और आपने बड़ी अहम आपने एक अमेंडमेंट की है और वो आपने की है आर्टिकल 243 के अंदर, 243 ब्रैकेट्स में 5, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड एक्सटेंशन इन सर्विस, रिमूवल एज सर्विसेज चीफ्स। ये अपॉइंटमेंट्स के हवाले से है जो आर्मी चीफ की होती हैं। उसके अंदर आपने ये कहा है कि एक दफ़ा उनके ही कानून के तहत तैनातियाँ हो जाएं तो उसके अंदर अगर कोई रद्दोबदल होना है तो फिर वो पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। इसको कुछ एक्सप्लेन करें, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि वो मैंने जब ये जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस चलते हैं तो उसमें किसी ने कहा कि मौलाना साहब को जो है ना
वो आनियाँ जानियाँ होती रही और उसके बाद मौलाना पिंडी वाली बस पे बैठ गई। ऐसा नहीं है, पिंडी वाली बस पे नहीं बैठे, हमने पार्लियामेंट वाली बस पे लोगों को चढ़ाया जो पिंडी की बस पे जा रहे थे। आप पहले ओरिजिनल ड्राफ्ट पे जाइए जो मुस्लिम लीग नून ने शेयर किया था हमारे साथ, उसमें जब उस लैंग्वेज पे जाएंगे 215 के हवाले से भी मैं ये क्लियर कर दूं और 243 के हवाले से भी ये क्लियर कर दूं, जो उसकी लैंग्वेज थी उनको सामने रख लीजिए। तो उसमें हमने जो है ना लोगों को पिंडी वाली बस में भिजवाया या पार्लियामान की बस में भिजवाया, डी चौक की तरफ रवाना किया या किसी और तरफ रवाना किया, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो पहले ये था जो उनकी तरफ से आया था कि जी उसमें बिल्कुल जो है ना किसी तरह से कोई जो है ना वो अल्ट्रेशन हो ही नहीं सकती है, और किसी तरह वो जब एक दफा हो जाए तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है। हमने उसके लिए पार्लियामानी कमेटी का कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं ये हो सकता है, कल खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आ जाए, आज अच्छे लोग हों, कल कोई बीच में कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको हटाने की जरूरत पेश आ जाए, तो देन जो है ना वो पार्लियामान की कमेटी जो है वो उसको अगर इवन एक्सटेंडेड उसका पीरियड भी हो, पार्लियामानी कमेटी के पास मामला आए और वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर दे कि इसके साथ ये सलूक होना चाहिए, इनके साथ या फलां शख्स के फलां ऑफिस के होल्डर के साथ, तो देन उसके नतीजे में वो वही सलूक किया जाए। इसका कोई मिसाल आप दे सकते हैं ताकि आम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि ये क्या ऐसा आप अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं? मुझे क्यों नो गो एरियाज में फंसा रही हैं? अच्छा चले, नो गो एरिया से निकल के गो एरियाज में चले जाते हैं। जी जी सुन लीजिए, ऐसा है कि पहले जो है ना जो अमेंडमेंट प्रपोज की है ना नून लीग ने, उसमें तो एक दफा अगर कोई एक्सटेंशन मिल गई तो देन जो है ना वो अनडू करना मुमकिन ही नहीं रहेगा। इसको अनडू करना मुमकिन होगा मगर उसका तरीकाकार ये होगा कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ये कमेटी बना देंगे हाउस में पार्टीज की रिप्रेजेंटेशंस देख के उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, और वो उनके जरिए जो है ना वो अगर इस नतीजे पे पहुंचे, वो उस कमेटी की जो है ना सिफारिशात ऐसी हों कि जी इनका मजीद जो है ना कंटिन्यू करना बेहतर नहीं है, बावजूद इसके कि उनको एक्सटेंशन दी जा चुकी है या उनकी अपॉइंटमेंट की जा चुकी है, तो देन उसके नतीजे में जो है ना उनको रिमूव किया जाएगा। रिमूवल जो है ना वो ताबे हो गई है पार्लियामानी कमेटी की। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, चूंकि फेडरल शरीयत कोर्ट को भी आपने वसी पावर्स दिए हैं जो आपका मुसवदा मैंने पढ़ा है, तो आपको क्यों लगता है कि मज़ीद वसी पावर्स उनको देने की ज़रूरत है? और ये भी आपने लिखा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट में से जो एक जज होंगे उन्हीं को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाएगा फेडरल शरीयत कोर्ट का। तो आपने किसास और दियत के मामलात भी जो हैं वो भी फेडरल शरीयत कोर्ट में ले लिए हैं, तो अब आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेजिस्टेंस दिखाएगी या उन्होंने दिखाई है इसके ऊपर रेजिस्टेंस? उसके ऊपर रेजिस्टेंस कुछ हवालों से आई है। पहली बात तो ये है कि आपने जज की बात की, अब फर्ज करिए कि मैं फेडरल शरीयत कोर्ट का जज तो हूँ मगर मैं चीफ नहीं बन सकता, तो ये एक ऐसी अनोमली है कि बड़ी इसको आंसर नहीं किया जा सकता। अगर कोई उसी अदालत का जज रह सकता है, बन सकता है, तो देन जो है ना वो चीफ जस्टिस रिटायर हो गए तो उसी अदालत में से जो है ना आप किसी को बना दीजिए बजाय कि बाहर से ला के किसी को मुसल्लत किया जाए। तो ये तो बड़ा सीधा साधा सा उसका जवाब है। बाकी दो चीजें और जो है ना वो उसको हमने जो है ना वो टच किया था। एक ये है कि किसी मैटर में कुछ फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला कर दिया किसी बिल के हवाले से, उस चीज को अंडू कर दिया, जैसे आप सूद वाला मामला समझ लीजिए, और उसके साथ एक कट ऑफ डेट दे दी। अब कट ऑफ डेट दे दी, कुछ 20 अपीलें फाइल हुई, 20 में से 18 वापस हो गई, 2 अपीलें पेंडिंग है। किसी जज ने अभी तक ना उसको सुना है ना उस पर स्टे ऑर्डर दिया है, मगर वो खाली अपीलों का फाइल किया जाना जो है ना एज ऑफ स्टे ऑपरेट कर रहा है, तो वो उसमें प्रोविजन है। तो वो हमारा कहना ये है कि एज ऑफ स्टे जो है वो ऑपरेट ना करे। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि कसास और दियत वाले मामला जो है ना वो इनको दे दिया जाए। उसके 2 वजूहत थी। एक तो कसास और दियत वाले मामला जो है चूंकि शरीयत से जो ना रिलेट करते हैं तो उनको दे दिया जाए। इसमें एक आर्गूमेंट है, एग्री करें या ना करें वो, मगर वो बात तो बनती है, दुरुस्त बनती है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने ये जो अहम हमें इंफॉर्मेशन है दी है। हम आपको बार बार तंग करते रहेंगे। मैं कुछ लिबर्टीज़ लूँगी चूँकि आपने मुझे अपनी भांजी कह दिया है, तो उस हवाले से लिबर्टीज़ लेती रहूँगी और आपको तंग करते रहेंगे हम कि आप हमें बताते रहें कि इस मुसवदे में आगे जो है प्रोग्रेस क्या है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चलते हैं और वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह के JUI का मुसवदा है कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिए जाएं, इसके ऊपर रजामंद होगी कि नहीं, ये मामला कहाँ जा रहा है? वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि JUIF के जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या है। वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कायम किया जाए और उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर वहाँ के जो अदालतें हैं उनमें कायम किए जाएँ। एक बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुसवदे से, जो चाहते हैं कि बाकायदा एक आईनी अदालत बने। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लचक दिखाएगी या JUIF लचक दिखाएगी? हमने JUIF से तो पूछ लिया। पूछते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नवीद कमर से, जो साबिक वफाकी वजीर बराए ख़जाना और तजारत भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमें टाइम दिया। ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे मुसवदे पर अग्री कर जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम बनाने का कह रहे हैं उसके ऊपर आमादा हो जाए। तो कहाँ तक हैं आप? हाउ क्लोज आर यू टू एन एग्रीमेंट? देखिए, काफ़ी हद तक हमारी बातचीत होती रही है इन पर्सन भी। अभी कामरान साहब जो हैं वो क्वेटा में हैं, तो टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी होती रही हैं और कल हमारी फिर इंशाल्लाह कराची में भी मीटिंग्स हैं। पहले हमारे लेवल पे कामरान साहब, मैं और मुर्तज़ा वहाब होंगे और फिर लेटर ऑन इन द आफ्टरनून मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बिलावल हाउस कराची आ रहे हैं और वहाँ जो है कोई फाइनल बात उधर हो जाएगी। ये बात दुरुस्त है कि हमने दोनों ऑप्शंस जो हैं उस पर बहस किया है। अब हमने पैरेलल ट्रैक्स बनाए हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो तो क्या हो, और अगर बेंच की बात करें तो उसमें कितने हद तक हम जो है वो कवर कर जाते हैं सारे हमारे कंसर्न्स को। तो अब ये दोनों ट्रैक्स लीडरशिप के सामने रखे जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई उसका मुस्बत नतीजा निकलेगा। मैंने JUIF से पूछा कि आपकी कोई ना कोई रेड लाइन तो होगी, कोई ऐसी रेड लाइन या कोई ऐसा अमेंडमेंट जिसके ऊपर आप बिल्कुल लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम पर्सन स्पेसिफिक जो है लेजिस्लेशन लाना नहीं चाहते, हम किसी एक जज के लिए जो है वो लेजिस्लेशन लाना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब यही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ही अटके हुए हैं, उधर कोई लचक नहीं दिखाएंगे। तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर लचक दिखा के बेंच तक आ सकते हैं? सॉरी, जब वो कहते हैं कि पर्सन स्पेसिफिक ना हो तो ये कंसर्न ज्यादातर उस जमाने में जो है JUI का कम, शायद PTI का ज्यादा था कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस इस वक्त मौजूदा हैं काजी फैज ईसा साहब, कहीं उनको लगा दिया जाए और हमारी उनके साथ जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। पहली चीज़ तो ये कि काजी साहब ने खुद अपने आप को इस सारे प्रोसेस से निकाल दिया है। इज अ वेरी ऑनरेबल मैन। उनकी जो बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री आप देख लें। सर वो कैसे निकाला है उन्होंने? कैसे? पॉइंट ये है कि पर्सन स्पेसिफिक से ये मुराद थी, फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। अब ही इज नो लॉन्गर इन द रेस ऑफ पर्सन स्पेसिफिक। तो अगर होते हैं तो अब बाकी जजेस के लिए जो ये कह रहे हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों को हटा दिया जाए। ये ना तो आज के लिए बनी है, ना कोई अगले 4 साल के लिए बनी है। जाहिर है कि जो भी चीज़ बनेगी एट द एंड ऑफ द डे वो पोस्टेरिटी के लिए होगी। वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है या उसमें कोई आइंदा कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाती तब तक के लिए है। तो वी शुड हैव टू मूव बियॉन्ड टुडेज पॉलिटिक्स, राइट। और हमें देखना होगा। But is the People's Party, sir, let me put it this way, is the People's Party open to even considering a constitutional bench within the Supreme Court? We are open to any, jab politics is art of the possible. जब यही फर्क होता है बिटवीन
politicians or parliamentarians and people who are not के फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं जहां पे आके दोनों व्यू पॉइंट्स जो हैं वो एक हद तक मैच कर जाते हैं, वो दैट इज द फाइनल नेगोशिएटेड रिजल्ट। तो बजाय इसके कि हम ये हठधर्मी दिखाएं या इसमें सियासत करें, मेरा ख्याल है कि दैट इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू कि जुडिशरी में भी हम सियासत को ले आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये कन्फ्रंटेशन का इस वक्त माहौल है वो खत्म हो। हम चाह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट और जुडिशरी आमने सामने आकर खड़े हो गए वो सारी चीजें खत्म हो, तो wherever it is possible to close it, and अब हम जो हैं वो घंटों में बात कर रहे हैं, दिनों में भी नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो मुसवदा है ये टेबल हो जाएगा? ये कब तक आपको उम्मीद है कि हो जाएगा और पास हो जाएगा? ये मुझे पता नहीं, ये गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट कब असेंबली या सेनेट को बुलाती है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होगी कि एज मच एज पॉसिबल कंसेंसस हो इस सारी चीज पे, और सबको एतमाद में लेके फिर ही उसको असेंबली में टेबल किया जाए। आपका मुसवदा मैंने पढ़ा है, उसके अंदर आपने ये नहीं वाजे किया कि जो पहले चीफ जस्टिस होंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। हुकूमत के मुसवदे में ये कहा गया है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। ही विल बी अमंग्स्ट द 5 सीनियर मोस्ट जजेस और 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एक इशू है जिसको अभी सॉर्ट आउट होना है, लेकिन उसको भी हम जितना क्लीननेस पॉसिबल तरीका हो सके वो करेंगे। किसी की भी ए या बी पर्सन की वो उसमें वो जो है वो इन अ वे वीटो ना शामिल हो। कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा जिसमें जुडिशरी भी हो सकती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी होगी, और क्योंकि अल्टीमेटली तो हर चीज में हम पार्लियामेंट्री रोल जो है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो व्हाटएवर इज द बेस्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला हमेशा ट्रिकी यूं होता है कि वो कंसल्टेटिव जो है, फॉर एग्जांपल जुडिशियल कमीशन भी अगर हम देखें तो वो उस लिहाज से एग्जिस्ट नहीं करती। जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ एक जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की के जजेस अपॉइंट करने के लिए है। तो ये कोई मैकेनिज्म हम डिवाइस कर रहे हैं, हम असर जोड़ के बैठे हैं इस पे, और ये जल्दी जो है इसका सोल्यूशन निकलेगा। नवीद कमर साहब, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि जो एक सियासत खुल गई है अदालतों के अंदर वो ख़त्म हो, जो हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, मगर बहुत सारे वकला ये भी कहते हैं कि इससे सियासत मज़ीद शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिन जजेस को आप एलिवेट करके लेके जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वो तो खुश होंगे, मगर जिनको आप नहीं लेके जाएंगे वो ये सवाल करेंगे कि हमें क्यों नहीं लेके गए। तो इसमें डिविजन्स मज़ीद बढ़ जाएंगी। मे बी अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो वकीलों की एक पैरेलल सियासत चलती है। अगर अवाम 24 करोड़ अवाम एक पार्लियामेंट को इलेक्ट करके आते हैं और हमारे मुल्क का आईन कानून ये कहता है कि पार्लियामेंट ही फैसले करेगी इस किस्म के, तो वकला हजरात को भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए ना, जो भी हो। अब कोई जाहिर है हर चीज में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो कोई तो नाराज होता है जो कि इलेक्ट नहीं होता। तो इसी तरह से तो किसी भी ओहदे के लिए ये इशू आएगा कि कौन लगता है और कौन नहीं लगता। So let us be magnanimous, go with the process, बजाय इसके कि हम ये मेरा जज तेरा जज के चक्कर में रहे। नवीद कमर साहब, चूंकि आप एक अहम पर्सनालिटी हैं, सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिविल लिबर्टीज़ की बात करती है, तो हाल ही में रवादारी मार्च जिन्होंने इंटॉलरेंस के खिलाफ एक जुलूस निकाला, उनके चाह रही थी कराची एयरपोर्ट से, उनका पासपोर्ट उनसे ले लिया गया, एफआईआर उनको दर्ज करने नहीं दी, अब उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है टेररिज्म की। तो ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी में हो रहा है। लोग सवाल करते हैं, कहते हैं ये क्या किस्म खुला तेजाद है, एक तरफ से सिविल लिबर्टीज की बात और दूसरी तरफ से ये। मैं भी इतनी बड़ी तकरीर कर दूं, बाई टू बिगिन विद आई कंप्लीटली कंडेम जो कल कराची में एक्चुअली हो ये रहा था कि दो अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी। एक जो इनके खिलाफ थे, जो रिलीजियस पार्टीज की तरफ से था, और दैट वाज अ वायलेंट वन। पुलिस ने किल किया आज
आई एम सेटिस्फाइड एटलीस्ट के उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन हुआ है, उनको सस्पेंड भी किया गया है, उनको ओहदों से भी हटाया गया है, और व्हाटएवर कम्स आउट एट द एंड ऑफ जो भी इंक्वायरी प्रोसेस होगी तो एक्शन विल आल्सो बी टेकन। जस्ट लाइक मीर प्रखास में भी एक्शन तो इमीडिएट था, अब जाहिर है कि एक रेजिस्टेंस आता है, द अदर साइड आल्सो ट्राइज टू प्ले दिस गेम। इस मुल्क में ये इंटॉलरेंस वाली सियासत नहीं चल सकती, आइदर एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली। बहुत खूब। और महारंग बलूच दर्ज की जा रही। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट केस, ये तो मेरे नजरों के सामने आया, तो आई डोंट नो क्या इशू है। नहीं होना चाहिए, लोगों को राइट ऑफ ट्रेवल विद इन द कंट्री बिल्कुल है, एंड अब्रॉड अनलेस कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज सामने आए। सो आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस कि उसको नहीं ट्रेवल करने दिया गया, लेकिन वी शुड बी एज लिबरल एज पॉसिबल इन दिस। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा बड़ी साफ बात करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, नवीद कमर साहब बड़े खुले लफ्ज़ों में ये हमें बता रहे थे कि अभी भी कुछ निगोसिएशंस बाकी हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है, कल ही होने वाली है, और उसके अंदर ये बात की जाएगी कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तहत मामला हल हो जाएँ तो मज़ीद आगे बढ़ा जा सकता है। मगर उनकी ये तजवीज़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अगर बन जाए तो एक जो सियासत और कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल बनी हुई है वो कदरन बेहतर हो जाएगी। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।